हेलो डियर, माई सेल्फ रमेश कुमार गुप्ता। मैं लाया हूँ आप लोग के लिए जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट चैप्टर फुल रिवीजन इन जस्ट 15 पॉइंट्स। 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें फुल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब एक कॉमन प्रोसेस से इंटेंशनली एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। बेसिकली रिफाइनरी इंडस्ट्री पेट्रोलियम क्रूड को प्रोसेस करने से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कैरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल बनता है, इसे कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। मिल्क को प्रोसेस करने से बहुत सारे मिल्क प्रोसेस प्रोडक्ट बनते हैं, बटर बनेगा, पनीर बनेगा, चीज़ बनेगा। दीज आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट्स। और होता है एक बेटा बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट, कोई आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ नेग्लिजिबल कम वैल्यू का प्रोडक्ट बन जाता है, उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल राइस मिल पे प्रोसेस करते हैं तो राइस बनता है, और फिर इन कोर्स ऑफ प्रोसेस हस्क जो भूसा होता है वो बन जाता है, तो बाई प्रोडक्ट है। शुगर केन को प्रोसेस करने से शुगर मेन प्रोडक्ट, वहाँ से मोलासेस बन जाते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये है बेटा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। अपने को इस चैप्टर में करना क्या है बेटा, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मेनली कैलकुलेट करना होता है। जब एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने हैं, कॉमन कॉस्ट लगा है जिसे कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप। वो जॉइंट कॉस्ट को दोनों प्रोडक्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों प्रोडक्ट्स के कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। आइए बेटा बेसिक्स जो पढ़े हैं आपको दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, there arises the concept of joint product by product। chemical industry, refinery industry, sugar industry। joint products क्या होते हैं सर? two or more products almost equal value produced from same production process are called joint products। by products manufacturing of main product, negligible product is produced called by product। example of by product, शुगर बनाते हैं तो मोलेसेस बनता है, राइस मिल पे राइस बनाते हैं तो हस्क बनता है, मिल्क को प्रोसेस करने से बटर बनेगा, फिर वहाँ से चीज़ मिल्क बन जाएगा, जो छाछ बोलते हैं वो बन जाते हैं, इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। हमें इस चैप्टर में ये दो कंसेप्ट्स बढ़िया से समझना है बेटा। एक जॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप पॉइंट, और एक फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप। जॉइंट कॉस्ट कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं, प्री सेपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप पॉइंट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट यानी जब प्रोडक्ट्स बन गए, जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन प्रोसेस से सेपरेट हो गए, फिर बाद में जो कॉस्ट लगता है उसे पोस्ट सेपरेशन फर्दर प्रोसेस कॉस्ट या कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप। इस एग्जांपल से सुनेंगे। एक कॉमन प्रोसेस है, एक कॉमन प्रोसेस है जहाँ पे खर्चा है 10,000 रुपीज़। इस प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे कॉमन प्रोसेस दो प्रोडक्ट बने हैं, इस प्रोसेस पे जो भी खर्चा लगा उसे कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। इस एग्जाम्पल पे हमारा जॉइंट कॉस्ट हो गया 10,000 रुपीज़। इस पूरे चैप्टर में 10,000 को किस तरह से प्रोडक्ट ए बी तक पहुंचाना है यही सीखना है।
प्रोडक्ट ए में फिर से खर्चा लगा 1000, प्रोडक्ट बी में भी एक्सपेंसेस लगा 1500, इसे कहते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। तो ध्यान रखेंगे जो कॉमन कॉस्ट है उसे जॉइंट कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट, स्प्लिट अप, और सेपरेट होने के बाद जो कॉस्ट लगता है पोस्ट सेपरेशन, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें इन दोनों प्रोडक्ट्स के कॉस्ट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस, और साल के लास्ट में बच गया तो वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो जॉइंट कॉस्ट इज एपोर्शन, ये जॉइंट कॉस्ट को अपने को बांटना है दोनों प्रोडक्ट्स में ए और बी पे। क्यों? टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टू नो द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। द जॉइंट कॉस्ट इज एपोर्शन टू कैलकुलेट कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। बहुत सारे मेथड्स है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग मेथड्स एप्लीकेबल होते, सभी मेथड्स पे आपको डिस्कशन करना है। फर्स्ट है फिजिकल या एवरेज यूनिट मेथड, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट अप, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप, आफ्टर स्प्लिट अप, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, एनआरवी मेथड, सर्वे मेथड। बेटा अपने 1 to 6 सब पे डिस्कशन करेंगे। सर्वे मेथड पे कॉस्ट अकाउंटेंट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे स्ट्रेट बोल देगा कि 60% कॉस्ट ए में लगा, 40% बी में लगा, तो अपने 10,000 का 60% 40% ए बी में डाल देंगे। इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। अब अपने एक एक मेथड पढ़ेंगे। फिजिकल वेट या एवरेज यूनिट मेथड। तो बेटा ये जो जॉइंट कॉस्ट है 10,000, ये आउटपुट के जो यूनिट्स है 3:2 के रेशियो में बांट देना है। जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। या आउटपुट का फिजिकल वेट दे दिया केजी, लीटर, ग्राम, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी को फिजिकल वेट या एवरेज यूनिट मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट इज एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल वेट और यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये मेथड तभी एडवाइजेबल है जब दोनों प्रोडक्ट ए और बी का मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है, बिकॉज जॉइंट कॉस्ट भी इक्वल आ जाएंगे। तो बेटा इस एग्जांपल को देखेंगे। 10,000 को ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो शेयर ऑफ प्रोडक्ट ए 10,000 to 3/5 6,000 4,000। अब आपसे पूछे कॉस्ट अकाउंटेंट जी कॉस्ट बताइए प्रोडक्ट ए का। बेटा 1,000 तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है ही और प्री सेपरेशन 6,000, तो दिस इज द कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट। प्रोडक्ट ए का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट 6,000, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 1,000, टोटल 7,000। सिमिलरली बी का नेक्स्ट मेथड बेटा आपको मिला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये नाम से ही पता चलता है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पे अपने जॉइंट कॉस्ट को सेग्रीगेट करते वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। जॉइंट कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट के रेशियो में, यूनिट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। वी नो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ आउटपुट एक्टिविटी, तो वेरिएबल कॉस्ट इज एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, एंड फिक्स कॉस्ट इज एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो बेटा जॉइंट कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट and it is apportioned in the ratio of output, and fixed cost is apportioned in the ratio of contribution. Contribution कैसे calculate होता है सर? Selling price minus variable cost. Next method बेटा market value at split off point. Market value at split off point का मतलब होता है, इस एग्जाम्पल पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बन गया। अगर इसे हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करें, इसे कितना रुपया में बेचेंगे, इसे कितना रुपया में बेचेंगे, व्हाट्स इट्स सेलिंग प्राइस, इसी को कहते हैं मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप। जहाँ से कॉमन प्रोसेस से ए बी बना, उसी स्प्लिट अप पॉइंट पे जो उनका सेलिंग प्राइस है उसी के रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। ये मेथड हम लोग तभी फॉलो करते हैं जब सारे के सारे प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस नहीं होते, या फर्दर प्रोसेस कॉस्ट किसी प्रोडक्ट में कम, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा डिसप्रॉपोर्शनेटली होता है, तो एडवाइजेबल रहेगा कि जॉइंट कॉस्ट को मार्केट वैल्यू स्प्लिट अप पे ही बांटना है। दो सिचुएशन में, सपोज तीन प्रोडक्ट्स है, दो फर्दर प्रोसेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो फिर अपने को
दो फर्दर प्रोसेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो अपने को दो ऑप्शन है, या तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस ले लो या मार्केट वैल्यू इट स्प्लिट अप ले लो। सिंस एक प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, सो बेटर मार्केट वैल्यू इट स्प्लिट अप पॉइंट ले लेंगे। दो सिचुएशन पे, अगर सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ तो हम लोग स्प्लिट अप वाला से वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फर्दर प्रोसेस हो रहा है लेकिन फर्दर प्रोसेस कॉस्ट वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो ये मेथड एडवाइजेबल है। रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू, joint cost is apportioned in the ratio of market value at split off point. Suppose in above example selling price of product A 5 and product B 4, बेटा 3000 A बना था, 3000 A बना था, इसका सेलिंग प्राइस 5 है, 15 नहीं 5, तो मार्केट वैल्यू हो गया 15,000, और B बना था 2000 यूनिट्स, तो इनका मार्केट प्राइस हो गया 2000 to 4 2000 to 4 8000, तो ये मार्केट वैल्यू हो गया 15,000 8000, तो 15:8 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन कर देना है। तो इस सिचुएशन पे शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अलग अलग हो जाएगा। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तो पता ही है, दिस इज टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही था बेटा, दैट इज 3000 to 5 15,000 and 8000, दिस इज योर प्रॉफिट। नेक्स्ट मेथड है मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट अप, जब सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हुए एंड फर्दर प्रोसेस कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली वेरी करता है, तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस लेंगे। बेटा यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस आपको बता दिया गया था, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे भी एक सेलिंग प्राइस रहेगा। ये जो पहले वाला सेलिंग प्राइस था उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब फर्दर प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस इसे कहते हैं। इन दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट इज एपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन ऑल प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस एंड फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इनकर प्रोपोर्शनेटली, सिस्टम से लगा है। सो कंसीडरिंग द सेम एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस पहले 5 था, बी का 4 था। वो एग्जाम्पल से, बेटा एक एग्जाम्पल से पूरा जॉइंट प्रोडक्ट्स में समझाऊंगा आपको। फर्दर प्रोसेस किया था, कुछ खर्चा लगा था, उसके बाद ए का सेलिंग प्राइस 7 हो गया और बी का सेलिंग प्राइस 6 हो गया। दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस, ए का 3000 इंटू 7 21,000, बी का 2000 इंटू 6 12,000, 21:12, that is 7:4। 7:4 के रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन कर लेंगे, और ये आ गया स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट हर एक मेथड पे अलग अलग आएगा, इसलिए मेथड सही चूज करना चाहिए आपको। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट यही है, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, सेल्स पता है, प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट मेथड आते हैं बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी तक हमने 4 मेथड सीखा। एवरेज यूनिट मेथड जहाँ पे आउटपुट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, फिक्स जॉइंट कॉस्ट को पहले ब्रेकअप कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट के रेशियो में, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। नेक्स्ट था बेटा मार्केट वैल्यू इट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसके बाद पढ़े मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस दो ही सिचुएशन पे लेते हैं, सारे प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस है और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इनकर्ड हुआ है। हालांकि आपको तो एग्जाम पे लिखा ही रहता है कौन सा मेथड फॉलो करना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये बैक कैलकुलेशन मेथड है। बैक कैलकुलेशन मेथड एनआरवी मेथड का ये कहना है कि आप प्रोडक्ट का बैक कैलकुलेशन करके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एनआरवी कैलकुलेट कीजिए। बैक कैलकुलेशन से स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एनआरवी कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे? फाइनल सेल्स वैल्यू, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगा फाइनल सेल्स वैल्यू लीजिए, उससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस कीजिए, फाइनल सेल्स वैल्यू लेकर एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस कीजिए, कॉस्ट आ गया,
पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस कीजिए तो अल्टीमेटली जो वैल्यू बचेगा वो प्री सेपरेशन कॉस्ट। और एनआरवी मेथड पे अपने यही करने वाले हैं। हर एक प्रोडक्ट का एनआरवी कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। अगर पेपर सेटर ने प्रॉफिट नहीं दिया तो फाइनल सेल्स वैल्यू से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जितने भी कॉस्ट लगे वो तो आपको पता है वो माइनस कर देंगे तो एनआरवी मिलेगा। इसी एनआरवी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। जो एग्जाम्पल हम लोग ऊपर किए थे ये वाला एग्जाम्पल इसी को फॉलो करते, ये फाइनल सेल्स वैल्यू है बेटा 21,000 12,000, इसे हम लोग लिख लेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू 2112। प्रॉफिट हमें पता नहीं, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 1000 और 800, तो 21,000 से 1000 माइनस करेंगे तो 20,000, 12,000 से 800 माइनस करेंगे 11,200। इसी रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दिस इज कॉल्ड एनआरवी मेथड। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अलग अलग मेथड्स पे अलग अलग आएगा और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जैसे लगा है दिस इज योर टोटल कॉस्ट और सेल्स पता है तो प्रॉफिट मिल गया। एक एग्जाम्पल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट देखेंगे बेटा, जॉइंट कॉस्ट है 10,000, ए का प्रोडक्शन 2000, बी का प्रोडक्शन 3000, ए का प्रोडक्शन 2000, बी का प्रोडक्शन 3000, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट भी है, बट ए को बेचे हैं 1800 यूनिट्स और बी को बेचे हैं 2500 यूनिट्स। ध्यान देंगे बेटा आपने प्रोडक्शन किया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल एग्जाम में बहुत गलती होता है इस पे। आपने 2000 ए बनाया, 3000 बी बनाया, ये जो 10,000 रुपया लगा है 2000 ए के लिए लगा और 3000 बी के लिए लगा। जब आप जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कभी भी रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस 1800 2500 के बेसिस पे नहीं करना, बिकॉज ये 10,000 रुपया 2000 ए बनाने के लिए लगा है, 1800 बेचे हैं तो कोई बात नहीं, 200 क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे क्या गलती होता है, आप लोग सेल्स वैल्यू 1800 इंटू 6 और 2500 इंटू 7 ले लेते, कॉमन मिस्टेक। तो देखेंगे ध्यान से, वी नो जॉइंट कॉस्ट 10,000 इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2000 ए एंड 3000 बी। जो जॉइंट कॉस्ट है 10,000 वो 2000 ए के लिए, 3000 बी के लिए। सो वाइल कैलकुलेटिंग रेशियो फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंसीडर्ड। तो यानी यहाँ पे जब आप एनआरवी कैलकुलेट करेंगे 2000 इंटू 6, 2000 इंटू 6, अगर मार्केट वैल्यू भी मेथड से फॉलो करना है तो 2000 इंटू 6 12,000 लेंगे और बी का 3000 इंटू 7 21,000। अगर मार्केट वैल्यू वाला ही मेथड पे बांटना है तो आपका रेशियो हो जाएगा 4:7, 4:7 के रेशियो में। कभी भी 1800 और 2500 के बेसिस पे नहीं लेंगे। इस एग्जाम्पल को आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, एडवांस सम बड़े सम में गलती होने का चांसेस है। अब बेटा स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट पे प्रोडक्ट ए का 2 कॉलम्स बन जाएगा। जब भी आप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हो अगर क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो क्वांटिटी का घर भी बनाना, अगर नहीं रहता है तो डायरेक्ट अमाउंट की कॉलम बना सकते हैं। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ही लिए थे, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 2000 और 1500 दिया गया है बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे 2000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5636, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में माइनस करते हैं 5636 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 200, दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1800 जो माल आपने बेचा उसका कॉस्ट और आपका सेल्स दिया गया है 6 करके, दिस इज प्रॉफिट। सिमिलरली बी भी 3000 बनाए और 2500 बेचे हैं तो 500 क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसे जरूर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है बेटा
कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, ये भी एनआरवी मेथड है। जैसे अभी पढ़े थे अपने फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते कि आपके बिजनेस का रेट ऑफ प्रॉफिट कांस्टेंट है। आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों प्रोडक्ट का रेट ऑफ प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो अगर रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम लोग पूरे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर वही फाइनल सेल्स वैल्यू पता है, इस बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी माइनस करेंगे। पेपर सेटर नहीं दिया है तो हम लोग पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट किस तरह से कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे सर? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इनटू 100। सर किस तरह से टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बेटा, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल्स दोनों प्रोडक्ट्स का ऊपर जो दिखा था वो लिखेंगे, लेस जॉइंट कॉस्ट तो पता ही है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट पता है, ये टोटल प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, आपके जॉइंट कॉस्ट है 10,000, ए 3,000 बना, बी 2,000 बना, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी है, सेलिंग प्राइस भी दिया है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट टोटल मार्जिन, 3,000 यूनिट्स ऑफ ए का सेल्स वैल्यू 3,000 इंटू 7 21,000, 2,000 यूनिट्स बी का सेल प्राइस 6, 2,000 इंटू 6, दिस इज द टोटल सेल्स ऑफ आपके बिजनेस का। और टोटल कॉस्ट तो जॉइंट कॉस्ट 10,000 पता ही है और दोनों भाई को बनाने के लिए 2,800, टोटल कॉस्ट 12,800। नाउ यू आर गेटिंग टोटल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस 20,200। कांस्टेंट जीएम परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इनटू 100, 61.212121% आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप कैलकुलेटर में थोड़ा बड़ा फिगर लेंगे, अदरवाइज चेक करते समय आंसर मैच नहीं करेगा। तो अब अपने जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करेंगे एनआरवी मेथड पे। एनआरवी के लिए फाइनल सेल्स वैल्यू चाहिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 61.212121 पूरे कैलकुलेटर में भर दीजिए और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट पता है, दिस इज योर एनआरवी और यही आपका जॉइंट कॉस्ट ही था 10,000। तो बेटा आप अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे ना तो प्रॉफिट माइनस करने से एनआरवी ही शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, जॉइंट कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर सेल्स से प्रॉफिट माइनस करते हो, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करते हैं तो यही एनआरवी बनेगा और यही जॉइंट कॉस्ट बनेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, अचानक आपको सरप्राइज नहीं होना एग्जाम पे। जब प्रॉफिट माइनस करेंगे एनआरवी से तो बेटा एनआरवी ही आपका शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट होगा। ये फिगर आप तभी मिलेगा अगर ये डेसिमल अच्छी तरह से यूज करेंगे। तो देखिए 71452855 ये एनआरवी बना और दोनों को जोड़ के 10,000 ही आता है, यही शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट हो गया। अब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट तो मैं हर एक सम में सिखा रहा हूँ, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेल्स आपको पता है प्रॉफिट। यहाँ पे आपको अगर ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एक ही आएगा, बिकॉज आपने तो कंसेप्ट यूज किया है कांस्टेंट जीएम परसेंटेज एनआरवी मेथड। ये थे बेटा जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करने के सारे मेथड्स। इन सभी मेथड को प्रैक्टिस करके आप कोई भी सम ट्राई करेंगे हो जाएगा आपसे। और एग्ज़ाम में हमेशा देखेंगे कि कौन सा मेथड बताया गया है। 99.99% बता दिया जाता है मेथड्स, आपको वही फॉलो करना है। अब बेटा जॉइंट प्रोडक्ट को लेकर एक डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट आता है, आइए उस पर अपने चर्चा करते हैं। डिसीजन मेकिंग छोटा सा डिसीजन मेकिंग है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप देखेंगे इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, 10,000 खर्चा करके ए बनाया से इसका सेल प्राइस है 10, इसका सेल प्राइस है 12। स्प्लिटअप पे भी हम लोग बेच सकते हैं, ए को 10 रुपया में, बी को 12 में।
हम चाहे तो ए को फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, खर्चा लगेगा और हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस 13 हो गया। चाहे तो बी को फर्दर प्रोसेस करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस 15 हो गया। डिसीजन मेकिंग में यही डिसाइड करना है कॉस्ट अकाउंटेंट जी ए को स्प्लिट अप पे बेच दे न फर्दर प्रोसेस करें। हम कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं, हम लोग दोनों स्टेज पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्प्लिट अप पे बेचेंगे तो हमारा ये खर्चा भी नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आएगा देख लेंगे। और फर्दर प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा लेकिन एक खर्चा भी बढ़ जाएगा। दो प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे प्रोडक्ट ए का, एक स्प्लिट अप पे बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या, एक फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे प्रॉफिट क्या। जिस स्टेज पे हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होगा वैसे काम करेंगे। अगर स्प्लिट अप पे प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट अप पॉइंट। अगर फर्दर प्रोसेस पे प्रॉफिट ज़्यादा है प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। अगर प्रॉफिट स्प्लिट अप पे फर्दर प्रोसेस दोनों पे इक्वल है तो बेटा इनडिफरेंट है, आप स्प्लिट अप पे भी बेच दो वही कमाई करेंगे, आप फर्दर प्रोसेस करो वही कमाई करेंगे। इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आपको जरूर से देखना है अच्छी तरह से। आइए विथ एग्जांपल्स मैं इस कंसेप्ट को समझाऊं। डिसीजन मेकिंग में इस चैप्टर में क्या प्रोडक्ट हमें स्प्लिट अप पे बेचना चाहिए और फर्दर प्रोसेस पे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। प्रोडक्ट ए प्रोडक्शन 3000, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ 10, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस 15, जॉइंट कॉस्ट 12,000, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 5,000। पहले एक बच्चा की तरह एकदम टिंग 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 बच्चा की तरह देखते हैं, फिर एडवांस बड़ों की तरह सीखेंगे। नो फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस नहीं किया, फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो ये सब काट दो, ये सब काट दो। फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो 3,000 यूनिट्स 10 में बेचेंगे 30,000 और जॉइंट कॉस्ट का शेयर 12,000, जॉइंट कॉस्ट का शेयर 12,000 तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 माइनस 12,000 18,000। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे स्प्लिट अप में नहीं, हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये सेल प्राइस हमारे काम का नहीं है। 3,000 यूनिट्स को जिगजाग करके मॉडिफाई करके बेचेंगे तो 3,000 इंटू 15 45,000 सेल्स वैल्यू। जॉइंट कॉस्ट तो 12,000 लगेगा ही और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 5,000, हमारा कॉस्ट हो गया 17,000 एंड 45 माइनस 17 28,000। देखिए देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी देखिए, इसे स्प्लिट अप पे बेचेंगे तो 18,000 का प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेस करेंगे 28। डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फर्दर प्रोसेस कर दो। यस, प्रोडक्ट ए शुड बी फर्दर प्रोसेस बिकॉज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाई 10,000। ये बच्चा की तरह कैलकुलेशन है। अब हम लोग इसको स्मार्ट कैलकुलेशन शॉर्टकट करेंगे, देखेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच पे, इसी पे अच्छी तरह से देखेंगे। अगर प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करे तो 30,000 मिलेगा, फर्दर प्रोसेस करे तो 45,000 मिलेगा। तो फर्दर प्रोसेस करने के लिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 15,000 मिला, डेट इज 45,000 मिला जो पहले 30,000 मिलता था। हमारे बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू 30,000 आते थे, अब उसे जिगजाग करेंगे तो 45,000 आएगा। तो फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया 15,000 और ये तो बेटा जॉइंट कॉस्ट है, ये फर्दर प्रोसेस करो तो भी लगेगा, नहीं करो तो भी लगेगा। ये छोड़िए, फर्दर प्रोसेस का कॉस्ट है 5,000 जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डेट इज 10,000 स्ट्रेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो बोलेंगे प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस। आपको इंक्रीमेंटल के अप्रोच में तकलीफ लगे तो टोटल अप्रोच कर लेंगे और एक दो सम्स करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग नेट बेनिफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस 45,000, सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ 15,000 और 30,000 तो आपके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया 15 और कॉस्ट
5,000, तो नेट बेनिफिट 10,000, सो प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। ये बेटा हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स कवर किया, सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए और डिसीजन मेकिंग भी देख लिया। इन सभी पे एक ही बात बताना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोडक्शन का क्वांटिटी और सेल्स का क्वांटिटी अगर एग्ज़ाम पेपर में अलग अलग दिया है तो आप ज़रूर 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 से ध्यान दीजिएगा। जो आज मैंने कहा, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपको मार्केट वैल्यू, सेल्स वैल्यू, प्रोडक्शन क्वांटिटी का लेना है और वहाँ पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। चलते हैं बेटा, अकाउंटिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट, दिस द लास्ट पॉइंट बेटा। अकाउंटिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था, इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट कोई नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बन जाता है बाई प्रोडक्ट, उसे कहते हैं। बाई प्रोडक्ट बहुत कम वैल्यू का होता है, नेग्लिजिबल वैल्यू का होता है। लाइक आप फर्नीचर इंडस्ट्री पे फर्नीचर बनाते हो, कुछ वुड वगैरह कट के बच जाएगा, उसे भी आप बेच देंगे या उसका कुछ छोटा छोटा सा हाउस होल्ड सामान बना के बेच देंगे, तो वो बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट यही है कि जिस प्रोसेस से बाई प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट को बेचकर कुछ पैसा मिलेगा, बाई प्रोडक्ट को बेचकर कुछ पैसा मिलेगा, तो हम लोग जॉइंट कॉस्ट को से माइनस कर देंगे, मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट से माइनस कर देंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है। व्हेन बाई प्रोडक्ट इज ऑफ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, 3 पॉइंट है। बाई प्रोडक्ट नेग्लिजिबल वैल्यू का है, अमाउंट रिसीव इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, या जिस प्रोसेस से बना है उसको क्रेडिट कर देंगे, दैट इज बाई प्रोडक्ट टू प्रोसेस अकाउंट सेल्स वैल्यू, दैट इज मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट कम जाएगा। सपोज हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा टोटल कॉस्ट 10,200 लगा, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उधर से बाई प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट को बेच के 200 मिल गया, तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 10,000। 10,200 से 200 माइनस कर देंगे। सो व्हेन बाई प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल वैल्यू, बाई प्रोडक्ट को बेच के जो धन प्राप्त होगा उससे मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम कर देंगे। कभी प्रोसेस कॉस्टिंग में आ गया बाई प्रोडक्ट, तो प्रोसेस अकाउंट में बाई प्रोडक्ट लिख देंगे और वैल्यू क्या लिखेंगे, सेल्स वैल्यू। और एक ट्रीटमेंट है, बाई प्रोडक्ट नेग्लिजिबल वैल्यू का है, तो आप कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। सम्स करते समय ये मेथड को आप फॉलो नहीं करना। बाई प्रोडक्ट को बेच के कोई धन प्राप्त होगा तो उसे मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा, जब बाई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, एज इट इज़ नहीं बिकेगा, तो बाई प्रोडक्ट का एनआरवी कैलकुलेट करेंगे और एनआरवी क्रेडिटेड टू प्रोसेस डिडक्टेड फ्रॉम प्रोसेस। एनआरवी बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी निकलेगा उससे हम लोग मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो बाई प्रोडक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, प्रोसेस में बाई साइड में आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम कर देंगे एनआरवी से। एनआरवी कैलकुलेट करना आपको आता है, जो फाइनल सेल्स वैल्यू होता है उससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। एंड द लास्ट बेटा, लास्ट वेरी ट्रिकी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स पे आते हैं, ज़रूर से सम्स कीजिएगा आप लोग। बाई प्रोडक्ट का कंसिडरेबल वैल्यू है, बाई प्रोडक्ट इज हैविंग कंसिडरेबल वैल्यू, इसका अच्छा वैल्यू है, दैट इज ऑलमोस्ट जॉइंट प्रोडक्ट के आजू बाजू वैल्यू है, तो बाई प्रोडक्ट ना रहा। जब बाई प्रोडक्ट इज हैविंग कंसिडरेबल वैल्यू, तो बाई प्रोडक्ट ना रहा, तो अपने जॉइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में इस तरह से बांटेंगे जिस तरह से जॉइंट कॉस्ट बांटे थे। बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट ही समझ लेंगे, और या तो फिजिकल यूनिट्स मेथड, एवरेज यूनिट मेथड, मार्केट वैल्यू स्प्लिट अप, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस, एनआरवी मेथड, जो भी मेथड जॉइंट कॉस्ट में लगाए थे उसी मेथड से बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा। When byproduct is having considerable value, joint cost is apportioned between joint product byproduct using suitable method of apportionment. आपने जो भी पढ़ाई किया होगा उसमें 1-2 क्वेश्चंस जरूर होंगे बाई प्रोडक्ट कंसिडरेबल वैल्यू का। सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से पढ़िएगा। एंड इसके साथ ही हमारा 15 पॉइंट्स कवर, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कवर। एंजॉय दिस चैप्टर। अब लोग अब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।